Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. We are reading chapter 2nd of Civics Institution of Democracy. In this chapter we read how a democratic government work, how we elected a government, what are the institutions and what is the meaning of institutions. Institution related with democratic government. So the related function or related system that help a government to do work for a public welfare is also known as पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो क्या हैं, गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं एग्जीक्यूट करने में। क्या एग्जीक्यूट क्या किए जाएंगे? लॉ किए जाएंगे, तो लॉज को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है, लॉ बनाने इसमें, और जो डिस्प्यूट्स हैं, जो समस्याएं हैं लोगों के प्रति, उनको ख़त्म करने में, तो वो क्या होते हैं, वो इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमने इससे जो पहला चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या क्लियर किया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे चलती है। उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, लेजिस्लेटिव चाहिए, और क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव चाहिए, और दोनों के बीच में कुछ गड़बड़े ना हो तो क्या चाहिए, जुडिशियरी चाहिए। अब बेसिकली गवर्नमेंट कौन लोग बनाएंगे, तो उसके लिए इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन में वोट्स कौन देगा, तो हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी क्या होती है, किस किस को राइट्स मिलते हैं। तो इंडिया में क्या है, यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी है। दैट मीन्स सबको क्या मिलने हैं, राइट्स मिलने हैं, वोटिंग से रिलेटेड राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सबको मिलने ही मिलने हैं। हमें आगे क्या पढ़ना था, आगे हमने इलेक्शंस को पढ़ा था। तो इलेक्शन हमने क्या क्लियर किए थे कि जनरल इलेक्शन होते हैं और स्टेट इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन मतलब लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस। तो ये भी क्लियर कर लिया था। फिर हमने क्या किया था, वोटर लिस्ट समझी थी। वोटर लिस्ट क्या होती है, एक लिस्ट होती है जिसमें उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो 18+ हो जाते हैं, मतलब 18 की एज को क्रॉस कर लेते हैं, और साथ ही साथ में उनका नाम उस लिस्ट में होना चाहिए, तभी वो लोग वोट दे पाते हैं। इलेक्शन कौन कराता है, तो इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। इंडिपेंडेंट का मतलब उस पर सरकार का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, या फिर जुडिशरी हो, कोई दबाव नहीं बना सकता। इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से क्या करता है, काम करता है। और जब इलेक्शन होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे, और जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे नेताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने क्या, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्शन कमीशन समझा था। इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन कराता है, कौन कौन लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो सीधी सी बात, इस चीज़ को समझिए, मिनिमम एज 25 है किसी भी डायरेक्ट इलेक्शन को लड़ने की। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जो वोट दे के इलेक्शन लड़ा जाता है उसकी 25 है। किसी जगह पे किसी इलेक्शंस की 21 भी होती है। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, वो लोग इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, तो उनकी पहली चीज़ एज होगी, फिर थोड़ी सी डिटेल्स होगी, एजुकेशन से रिलेटेड होगी, फैमिली बैकग्राउंड्स होगी। वो सारी डिटेल क्या कहाँ देनी पड़ती हैं, जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ देनी पड़ती हैं, और वो नॉमिनेशन हो जाता है। नॉमिनेशन का मतलब नाम देना अपना कि हमको इलेक्शन लड़ना है। फिर लोग वोट करेंगे, अगर आप जीत जाएंगे तो अच्छी बात है, हार जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ तक हमने कल क्लियर ऑलमोस्ट कर ही लिया था। हमने ये सारा आपको फिर से एक बार रिवाइज इसलिए करा दिया क्योंकि आपको पिछला वीडियो थोड़ा सा टच में आ जाए। तो आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे यहीं से हमें स्टार्ट करना है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ईच कैंडिडेट हैज़ अ इलेक्शन सिंबल विच सिग्निफाइज द पॉलिटिकल पार्टी ही और शी बिलोंग्स टू। पीपल हु कैन नॉट रीड कैन आइडेंटिफाई द कैंडिडेट बाय द सिंबल। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव सिंबल विच आर अप्रूव्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। जैसे कि हम इलेक्शन में देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने टिकट लोगों को देती हैं, टिकट लेती हैं, तो जिनको टिकट मिलता है वही इलेक्शन लड़ता है। जैसे सपा से जिस आदमी को टिकट मिलेगा वही सपा से इलेक्शन लड़ेगा, और उसका चुनाव चिन्ह साइकिल ही होगी। बीजेपी से लड़ने वाले इंसान का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, कमल का फूल होगा। कांग्रेस से लड़ने वाले इंसान का वो सिंबल क्या होगा, उसका सिंबल होगा हाथ का पंजा। तो ये सिंबल्स कहाँ से आते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंबल हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी अपने एक लीडर को टिकट देती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए तो उन्हें वही सिंबल मिलते हैं। सिंबल्स का मतलब क्या है, क्योंकि जो लोग भी वोट देने जाते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे लोग पढ़े लिखे हों, नाम पढ़ पाएँ, लेकिन उन्हें वोट किसको देना है तो उन्हें ये पता होता है कि कमल के पंजे पे देना, कमल पे देना है, या पंजे पे देना है, या साइकिल पे देना है। तो इसलिए वो सिंबल्स दिए जाते हैं। अब हमने एक चीज़ आपको और बताई थी क्या,
कि जो लोग कौन से जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन का मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन वो फिर भी उन्हें लगता है कि उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए और अपने एरिया के अच्छे के लिए काम करना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, एक सिक्योरिटी फ़ीस जमा करेंगे, ईसी उनका नॉमिनेशन रीड करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद उन्हें ईसी अपने हिसाब से सिंबल देगा, किसी को गिलास, किसी को फुटबॉल, किसी को घोड़ा गाड़ी, किसी को लाइन टेन, ये सब जो प्रधानी के चुनाव होते हैं गाँवों से रिलेटेड उनमें हम देख लेते हैं। तो ये किन के सिंबल्स हैं, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के सिंबल्स हैं, उन्हें भी क्या मिलते हैं, सिंबल्स मिलते हैं। और सिंबल्स कौन देगा, इलेक्शन कमीशन ही देगा। Election manifesto are important because they also tell voters that the political party or the independent candidates think about major national and international issue. An intelligent voter can judge the party or candidates by its campaigning. Campaigning stops 28 hours before polling time. जिस दिन वोटिंग होती है, पोलिंग टाइम का मतलब है जिस दिन वोटिंग होनी होती है, तो उसके 28 आवर्स पहले, मतलब 2 दिन पहले क्या होता है, इलेक्शन की जितनी भी रिलेटेड रैलीज होती हैं या लोग वोट मांगने जाते हैं या घर घर घूम रहे होते हैं, वो सब बंद कर दिया जाता है। कितने दिन पहले, 2 दिन पहले। कब से, इलेक्शन से 2 दिन पहले क्या बंद कर दिया जाता है, पूरा जो चुनाव प्रचार होता है, जो कैंपेनिंग होती है, वो बंद कर दी जाती है। अब दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कि जो हमारे वोटर्स हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों को पता है कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा नेता बुरा है। क्यों पता है, क्योंकि हम लोग एजुकेटेड है, हमें पता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बातें कर रही है वो पूरी करेगी या पूरी नहीं करेगी या झूठ बोल रही है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉलिटिकल कैंपेनिंग या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। जैसे अलग अलग पार्टी आती हैं तो वो अलग अलग बातें करती हैं, हम बच्चों को ये देंगे, हम उन्हें लैपटॉप देंगे, हम उन्हें साइकिल दिलवाएंगे, हम आगे पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप देंगे, हम ये करेंगे। तो ये क्या है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हम भारत को बहुत ऊपर ले जाएंगे, हम उसकी सुरक्षा करेंगे। तो इस तरह से जो नेता बातें करते हैं उनको कहते हैं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। और ये क्या होता है, पॉलिटिकल कैंपेनिंग का हिस्सा होता है। क्यों, क्योंकि लोग इन्हीं बातों को सुनेंगे, इन्हीं बातों से इन्फ्लुएंस्ड होंगे और इन्हीं बातों से खुश होकर आपको वोट देंगे। तो ये सब बातें क्या हैं, कैंपेनिंग से रिलेटेड है, जो नेता करते हैं। और जो लोग एजुकेटेड होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो इन्हीं कैंपेनिंग की बातों से, इन्हीं मैनिफेस्टो से, मैनिफेस्टो मतलब जो ये बातें हैं इनका रिटन डॉक्यूमेंट होता है मैनिफेस्टो। तो जो मैनिफेस्टो को पढ़ के या चीज़ों को समझ के क्या होता है, लोग जज करते हैं पार्टीज़ को, और पार्टी को जज करने के बाद ही इलेक्शन में क्या करते हैं, वोट करते हैं कि पार्टी ये काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो हमने इतना क्लियर किया। आगे क्या है, वोटर्स गो टू द पोलिंग बूथ्स एंड यूज देयर राइट टू वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट सिस्टम। एवरी पर्सन हुज नेम is on the voter list can go to a polling booth and cast his or her vote। जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में हो और वोटर लिस्ट के साथ साथ उसकी एज 80+ हो गई हो। ऐसा नहीं है कि अगर 80+ आपकी एज हो गई है तो आप मुंह उठा के वोट देने चले जाओगे, नहीं, उसके साथ साथ आपका नाम वोटर लिस्ट में भी होना चाहिए। वोटर लिस्ट कौन बनाता है, वोटर लिस्ट को भी इलेक्शन कमीशन ही मेंटेन करता है। इसीलिए इलेक्शन के पहले लोगों से पूछा जाता है कि कोई इंसान ऐसा तो नहीं है जो 18+ हो गया हो और वोटर लिस्ट में नाम ना हो। तो कौन बनाता है वोटर लिस्ट, इलेक्शन कमीशन ही बनाता है। उसमें जिसका नाम होगा वो क्या करेगा, वोट देने जाएगा और अपना वोट कास्ट कर देगा, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, या वो डिसेबल हो, या वो ओल्ड हो, या वो यंग हो, या वो किसी कास्ट का हो या किसी भी ट्राइब का हो। सबसे पहले क्या होता था, इंडिया में बैलेट पेपर का यूज़ होता था। बैलेट पेपर मतलब ऐसे एक पेपर होता है, पर्चा, जो न्यूज़पेपर्स में निकलता है, उसमें ही मोहर लगाई जाती थी जो भी सिंबल या जिस कैंडिडेट के नाम हमको पसंद होता है उस पर। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्टार्ट हुई, ईवीएम्स क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि जब भी बैलेट पेपर चलते थे तो क्या होता था, बैलेट पेपर में वोट को कास्ट करने में टाइम लगता था, ठीक है ना, उनकी सिक्योरिटी में टाइम लगता था और उनकी काउंटिंग में भी टाइम लगता था। कई बार ऐसा होता था कि जैसे इलेक्शंस हुए और किसी ने बॉक्सेस ही चुरा लिए बैलेट पेपर के, तो किसी कैंडिडेट्स के नाम के वोट ही कम हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वो चालू हुई, और उनमें क्या है, उनसे ही अब इलेक्शन क्या कराए जाते हैं, इंडिया में कराए जाते हैं। ईवीएम में होता क्या है,
ईवीएम की जो पैडिंग होती है उसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं, बगल में उनके सिंबल बने रहते हैं, उसका हमें बटन दबाना पड़ता है। अब बटन दबाते हैं तो जब वो साउंड करेगा तो इसका मतलब है हमारा वोट डल गया, और इससे काउंटिंग जो है जल्दी हो जाती है और रिजल्ट भी हमें इलेक्शन के जल्दी मिल जाते हैं। आगे, द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट्स इज डिक्लेयर इलेक्टेड एंड द पार्टी विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विक्टोरियस कैंडिडेट्स फ्रॉम फॉर्म्स नेक्स्ट गवर्नमेंट। अब जैसे जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शन, तो पार्लियामेंट के इलेक्शंस जो हो रहे हैं उसमें क्या होगा, कैंडिडेट जीतेगा। अब कौन कैंडिडेट जीतेगा, जितने भी कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा है उनमें से सबसे ज़्यादा वोट जिसके आए हैं वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो जब वो कैंडिडेट जीत जाएगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, पार्लियामेंट में, और ऐसे ही क्या होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स जीत के पार्लियामेंट में आएंगे। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट में होंगे वो क्या करेगी, अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। इस टाइम गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। तो मतलब क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके ज़्यादा होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के ज़्यादा होंगे, तभी तो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, इंडिया में पहले जनरल इलेक्शन जो हुए थे वो 1952 में हुए थे, ठीक है ना। कब हुए, 1952 में, समझे, कब हुए इलेक्शन पहले, ये हमको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट इलेक्शन इंडिया में कब हुए थे, तो 1952 में हुए थे। और जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे, फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फिर से बने थे। वो पहले नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद क्या हुआ, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने। आगे है पॉलिटिकल पार्टीज तो आपको पता ही है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ठीक है ना, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे पास। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, बेसिकली जब जो लोग होते हैं सोसाइटी में वो जब सेम थॉट के होते हैं तो वो एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे क्लास में हम लोग ग्रुप बना लेते हैं क्योंकि हमारे थॉट्स मैच करते हैं, हमारी सोच मैच करती है। तो जब ऐसी ही कोई पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं जिनके थॉट्स मैच करते हैं और वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, उसको कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी। अ पॉलिटिकल पार्टी इज ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, अगर उसे इलेक्शन लड़ना है तो उसे इलेक्शन कमीशन में अपना नाम रजिस्टर्ड कराना होता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती तो केवल वो अपना नाम, मतलब अपना नाम बना के एक ग्रुप बना सकता है, लेकिन जब तक वो रजिस्टर नहीं करवाएगा अपना नाम तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। द मेंबर ऑफ द पार्टी शेयर सिमिलर व्यू ऑन नेशनल इशू। तो जो मेंबर्स होते हैं पार्टी के, उनके व्यूज़, उनके जो थॉट होते हैं वो सेम होते हैं। ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ इट्स ऑन एम्ब्लम एंड कलर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड वोटर रिकॉग्नाइजेशन। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सिंबल होता है, अपना एक कलर होता है, जिससे क्या करें, लोग उन्हें पहचान सकें। जैसे बीजेपी अलग है, कांग्रेस का अलग है, सपा का अलग है, बीएसपी का अलग है। There are various kind of party system in democratic around the world, single party system, two party system and multi party system। अब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पार्टी सिस्टम है। एक सिंगल पार्टी सिस्टम है, मतलब वहाँ केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी। टू पार्टी सिस्टम, उस देश में केवल दो पार्टी होंगी। और एक मल्टी पार्टी सिस्टम, एक कंट्री में बहुत ज़्यादा पार्टीज हो सकती हैं। तो इंडिया कौन सा कंट्री है, इंडिया तो मल्टी पार्टी कंट्री है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस दो तो ये हो गई, आम आदमी पार्टी तीसरी हो गई, सपा हो गया, बीएसपी हो गया, टीएमसी हो गया, एडीएमके हो गया, डीएमके हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे यहाँ। तो इंडिया कैसा है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब हम इन तीनों पार्टी सिस्टम को समझेंगे आगे। इन अ सिंगल पार्टी सिस्टम ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी लीगली अलाउड टू होल्ड इफेक्टिव पावर। चाइना एंड सीरिया हैव सिंगल पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम का मतलब है एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, जो भी कैंडिडेट लड़ेगा उसी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट लेके इलेक्शन लड़ेगा। चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है। कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। उसके अलावा कोई अकेली दूसरी पार्टी वहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। इन द टू पार्टी सिस्टम ओनली टू पार्टी डोमिनेट एज इन यूनाइटेड स्टेट, रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। अब दो पार्टी स्टेट में दो पार्टीज है, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में। कौन कौन सी, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। मतलब या तो आप रिपब्लिकन पार्टी का टिकट लेके इलेक्शन लड़ो या डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्शन लेके लड़ो। मल्टी पार्टी सिस्टम, अब ऐसी कंट्रीज जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम हैज़ मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर रिप्रेजेंटेड एंड इलेक्टेड
2 public office Australia, Canada, UK, Israel and Pakistan and India are example of countries with multi party system। तो मल्टी पार्टी मतलब जहाँ बहुत सारी पार्टीज हो सकती हैं। कौन सी? पॉलिटिकल पार्टी। पार्टी मतलब डांस वाली पार्टी नहीं है कि डोसा खा रहे हो और डांस कर रहे हो तो पार्टी है, वो वाली पार्टी नहीं है। कौन सी पार्टी है? पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शंस लड़ेंगी, जो कंट्री के लिए लेजिस्लेटिव बनाएंगी, रूल्स बनाएंगी, जो एग्जीक्यूटिव बनाएंगी, वो पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इंडिया क्या है? एक मल्टी पार्टी सिस्टम वाला स्टेट है। स्टेट का मतलब हर बार उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट नहीं होता है। स्टेट का मतलब कई बार क्या होता है, कंट्री के लिए भी स्टेट का वर्ड यूज किया जाता है। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन टाइप्स, नेशनल लेवल पार्टीज एंड स्टेट लेवल पार्टीज। हमारे यहाँ 2 टाइप की पार्टीज़ हैं, जैसे नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की। मतलब जो ईसी है, इलेक्शन कमीशन, वहाँ पे क्या होता है, कुछ पार्टीज नेशनल पार्टीज में अपना रजिस्टर कराती हैं। नेशनल पार्टी का मतलब है वो किसी भी स्टेट में इलेक्शन लड़ सकती हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, ये किसी भी स्टेट में क्या लड़ सकती हैं, इलेक्शन से लड़ सकती हैं, अपने कैंडिडेट्स उतार सकती हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो स्टेट पर ही लिमिटेड रहती हैं, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा अकाली दल, पंजाब का है। डीएमके जो हमने अभी नाम लिया था, एडीएमके, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी एक नाम सुना होगा। तो ये नेशनल पार्टीज़ हैं। तो नेशनल पार्टीज़ और आपने जो स्टेट में पार्टीज़ हैं वो आपने समझ लिया। हम इसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा अगर बचेगा तो और समझाएंगे। नेशनल पार्टीज़ आर पॉलिटिकल पार्टीज़। National parties are political parties which participate in different elections all over India and are recognized in 4 or more states. For example, Indian National Congress, Bharatiya Janata Party, Bahujan Samaj Party, Samajwadi Party, Communist Party of India, Communist Party of India, Marxist. मार्क्सिस्ट क्या है? मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट जो है वो एक आइडियोलॉजर है, एक सोच है मार्क्सिस्ट। तो मार्क्स जैसे सोचते थे कार्ल मार्क्स, वैसे ही सोच वाली एक और कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। तो उसको मार्क्सिस्ट कहा जाता है। जैसे कांग्रेस जो अभी आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में वो कांग्रेस नहीं है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके टाइम पे थी। जब इंदिरा गांधी पावर में आई तो इंदिरा गांधी डिक्टेटर बनने लगी थी, ठीक है ना। तो कांग्रेस 2 टर्म में बढ़ गई थी। एक कांग्रेस एम हो गई थी, मतलब जो महात्मा गांधी और नेहरू वाली कांग्रेस थी वो कांग्रेस एम हो गई और वो इंदिरा गांधी से अलग हो गई। और इंदिरा गांधी ने अपनी अलग कांग्रेस बनाई जिसको कांग्रेस आई बोला गया, समझे ना। तो लेकिन बाद में जो वो वाली कांग्रेस थी वो धीमे धीमे ख़त्म हो गई, उसमें लीडर ही नहीं बचे, इसी कांग्रेस में लीडर बचे। तो इस तरह से पार्टी से अलग अलग हो जाती हैं। ये अलग थॉट के साथ हैं कम्युनिस्ट ही, लेकिन क्या है, कार्ल मार्क्स को मानते हैं। तो कार्ल मार्क्स उन्होंने अपना मार्क्सिस्ट लिखा हुआ है। स्टेट पार्टीज और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी आर पॉलिटिकल पार्टीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन लेस देन 4 स्टेट्स। अच्छा, नेशनल पार्टी कम से कम 4 स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो आपकी स्टेट पार्टी है वो 4 स्टेट से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो ये नाम लिखे हुए हैं, तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश में है, अकाली दल पंजाब में है, द्रविड़ियम मुन्नेत्रा डीएमके एडीएमके ये तमिलनाडु की पार्टी है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या है, कोalition गवर्नमेंट। कोalition का मतलब होता है मिलजुल जाना। मिलजुल जाना का मतलब ऐसा समझो, जैसे पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो 4 पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। 4 पार्टी इलेक्शन में क्या है, जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उसको गवर्नमेंट बनाना है, ठीक है ना। यही तो हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके ज़्यादा कैंडिडेट्स इलेक्शन जीत के आएंगे। अब एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा पार्लियामेंट है वहाँ कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मैंने आपको बताया था 543। तो अगर सोचो, थोड़ा अच्छे से सुनना, अगर 543 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, और 4 पार्टी कौन सी हो गई, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इन 4 पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा। अगर ए पार्टी के कैंडिडेट्स 100 जीते, बी पार्टी के कैंडिडेट्स भी 80 जीते, सी पार्टी के कैंडिडेट 70 जीते और डी पार्टी के कैंडिडेट केवल 20 जीते, बाकी के इंडिपेंडेंट जीते, तो ऐसे हम किस पार्टी से कह देंगे कि आप गवर्नमेंट बना लो, जिसके सबसे ज़्यादा हैं, मतलब ए से कहेंगे, लेकिन ए के 100 है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, टोटल सीट कितनी है, 543 सीट्स है। तो 543 का हाफ, मतलब 543 का हाफ जितना होगा, ठीक है ना, तो लगभग 271 होगा, है ना।
अब 271 + 1 होनी चाहिए, मतलब किसी भी गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट्स आए वो जिसके ज़्यादा होंगे वही गवर्नमेंट बना लेगा। 271 जो टोटल नंबर्स हैं उस नंबर के आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो 271 272 आधा हुआ, उससे एक ज़्यादा 272 होना चाहिए। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के 272 मेंबर होंगे वही गवर्नमेंट बनाएगी। अब मान लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इतने मेंबर्स नहीं हैं, तो क्या होगा, दो पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे मैंने क्या बताया था कि ए पॉलिटिकल पार्टी थी, बी थी, सी थी और डी थी, ठीक है ना। तो 100 थे ए के पास और 120 थे बी के पास, ठीक है। सी के पास थे 135 और डी के पास थे 80। तो क्या होगा, अब कोई भी गवर्नमेंट 272 तक नहीं पहुंची, तो मतलब कोई भी क्या नहीं बना पाएगी, गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी। तो अगर ए और सी मिल जाए, क्योंकि ए के पास है 120, ठीक है ना, और बी के पास कितने हैं, बी के पास मान लिया हमने 160 हैं, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए, 272 से ज़्यादा हो गए। तो ऐसे जब भी दो पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं या फिर दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मिलके गवर्नमेंट बना सकती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा या फिर मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं दूसरी बार और ट्राई करूँगा कि आप अच्छे से समझ पाएँ। इसको हम पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। A coalition government is a governing body formed by multiple parties that must compromise on principles. In democratic countries such as Germany, Belgium, India, Israel and Italy, a government by coalition of political parties is common today. कहाँ पे, जर्मनी, बेल्जियम, इंडिया, इजराइल, इटली, यहाँ पे कोalition की गवर्नमेंट नॉर्मल है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अभी देखना 2 बार इलेक्शन हुए, 2014 में इलेक्शन हुए थे, 2019 में इलेक्शन हुए थे। तो 2019 में जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में बीजेपी ने 270 से ज़्यादा सीटें अपने आप ले ली, तो उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 2014 में क्या था, 2014 में बीजेपी की टोटल सीटें 273 नहीं थी, तो इसके लिए इन्होंने दूसरी पार्टीज़ की हेल्प ली थी। तो तब क्या था, कोalition की गवर्नमेंट थी उनकी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेंबर्स किसके थे, बीजेपी के, तो उसको क्या कहा जाता था, बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। तो अब समझ में आया कोalition, ठीक है। जैसे हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, हमको 273 मेंबर चाहिए, लेकिन हमारे पास 260 मेंबर ही हैं, तो हमने क्या किया, हम कम से कम 15 मेंबर्स किसी और पार्टी के ले लेंगे या उनसे बात करेंगे कि भैया इतना पैसे ले लो, हमारे मेंबर बन जाओ, समझे ना। तो फिर हम क्या करेंगे, कोalition की गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इस तरह से कोalition की गवर्नमेंट बनती है। A coalition government come into the power when there are many political parties fighting an election and no one party is able to achieve the majority or gain more than 50% of seat in the parliament. ये मैंने आपको बता ही दिया कि आधी सीटें जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलती है तो कोalition की गवर्नमेंट बनती है। कैसे, 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी या 2 पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से मिलके कोalition की क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। Several parties come together to form a government generally under the prime ministership of the leader of the largest party. In India, the first ever coalition government was formed at the national level under the prime minister of मोरारजी देसाई। ये मोरारजी देसाई कौन है, इनका नाम क्यों आया, हम ये समझेंगे। मोरारजी देसाई जो हैं इंडिया के फर्स्ट ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, मतलब फर्स्ट गवर्नमेंट विदाउट कांग्रेस पार्टी। और पहली ये जो गवर्नमेंट बनी थी ये कोalition की गवर्नमेंट थी। प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, मोरारजी देसाई। इलेक्शन में इन्होंने किसको हराया था, तो इन्होंने इलेक्शन में इंदिरा गांधी को हराया था। इट एग्जिस्ट फ्रॉम मार्च 1977 टू जुलाई 1979। ये 2 साल तक ही गवर्नमेंट चल पाई थी। वाज हेल्डेड बाय जनता पार्टी, और पार्टी कौन सी थी, जनता पार्टी। Since 1996, Indian politics has been dominated with coalition government, both at the center as well as the state. और लगभग 1996 तक कई बार कोalition की गवर्नमेंट्स चलती रहीं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह और मायावती जी ने कोalition करके एक बार गवर्नमेंट चलाई थी, एक बार मायावती और बीजेपी ने मिलकर कोalition गवर्नमेंट चलाई थी। तो कोalition की गवर्नमेंट ऐसे चलती रहती हैं। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, ये कांग्रेस का अलायंस है जिसको कहा जाता है यूपीए। ए कोalition ऑफ 15 पॉलिटिकल पार्टीज वर फॉर्म्ड आफ्टर द 2004 जनरल इलेक्शन। 2004 के जो इलेक्शन हुए थे, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, तो उस इलेक्शन के बाद एक क्या बना था,
एक कॉलिशन, एक अलायंस बना जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको यूपीए नाम दिया गया, ठीक है ना। और उसने ही सरकार बनाई थी जब पहली बार मनमोहन सिंह क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। लीड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, द कोलिशन कम टू द पावर फॉर सेकेंड टाइम इन 2009। और दोबारा से यही कोलिशन इलेक्शन जीता। तो फिर इलेक्शन में जो गवर्नमेंट बनी वो यूपीए 2 की बनी। एंड द एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इज आल्सो ए कोलिशन ऑफ मैनी पार्टी। और एनडीए क्या है, एनडीए बीजेपी का क्या है, अलायंस है। मतलब बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की पार्टी, वो सबसे बड़ी पार्टी है और उसके बाद उसमें छोटी छोटी अदर पार्टीज़ हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। कल हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो बताइएगा, हम उसको रिवाइज करा देंगे।